नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के विभिन्न उत्तरदायी कारणों को हम लोगों ने जाना। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं तो कृपया अपने साथ में कॉपी और कलम रखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जो भी डाटा या कॉन्सेप्ट होगा उसे आप लिखने में कामयाब होंगे। ठीक, तो आज अब नए वीडियो में नए टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे शीत युद्ध की प्रगति। कि आखिर शीत युद्ध जो 1945 से शुरू हुआ वो कैसे 1951 तक किस किस स्थिति में किस किस चरणों में वह विभाजित हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि शीत युद्ध के दरमियान होने वाली घटनाओं को अलग अलग फेजेज में, अलग अलग चरणों में हमने क्या किया है, बांट दिया है। जिसमें से कि सबसे हम लोग 3 चरणों में देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 चरणों में हमने इसका शॉर्ट नोट्स, फुट नोट्स बना दिया है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध का प्रमुख केंद्र कौन सा था। 1945 से 91 के बीच में आखिर कौन से विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र रहे जो कि शीत युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उसमें से सबसे पहले दक्षिण पूर्वी यूरोप। और हर एक टॉपिक पर विस्तार से बातचीत होती रहेगी। आप हमारे साथ मेरे चैनल में बने रहिए और एक भी कंफ्यूजन रहने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो पहला सेंटर बना कौन? दक्षिण पूर्वी यूरोप। दूसरा सेंटर बन गया जर्मनी। इससे पहले की वीडियो में हमने सुना था कि जर्मनी का किस प्रकार से विभाजन हो गया। मध्य पूर्व, और ये मध्य पूर्व आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दक्षिण पूर्व एशिया, जहाँ पर कि आप वियतनाम संकट सबको देखेंगे। ठीक, हिंद चीन वाले संकट को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद जो सेंटर बना वो बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जहाँ पर कि वो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहाँ पर कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के प्रस्ताव का घनघोर विरोध करती थे। वह भी एक सेंटर था लड़ने का। और सबसे लास्ट सेंटर बन गया अफ्रीका। जब भी आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे, अफ्रीका के नक्शा को देखेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई इंची टेप बैठाकर देश को बना दिया गया है। तो ये सारे जो अफ्रीका का नक्शा का जो वर्तमान स्वरूप है वह कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध का परिणाम है वह, कि उस हिसाब से वह अफ्रीका का मैप हमें नजर आता है। केवल अफ्रीका ही नहीं, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो अभी भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियां बनी हुई है वो भी कहीं न कहीं आपका शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और शीत युद्ध के समय जो कुछ चीज़ें उत्पन्न हुई उसी का परिणाम है। तो आइए आगे बढ़ते। अभी हम लोगों ने यह देखा कि शीत युद्ध के प्रमुख केंद्र कौन सा थे। ठीक, दक्षिण पूर्वी यूरोप, जर्मनी, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंत में अफ्रीका। अब इसी सारे सेंटर्स को हमने क्या किया है, अलग अलग फेज में सजाने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शीत युद्ध के फर्स्ट फेज, पहले चरण के बारे में बात करते हैं। तो पहला चरण यह माना जाता है कि 1947 से 1953 के बीच चला। ठीक, और इस दरमियान में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको आप जान लीजिए और हर घटना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। पहले चरण का शुरुआत 1947 से 53 के बीच रहा और उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि बर्लिन की नाकाबंदी प्रमुख घटना थी, जो कि 1948 में हो गई। बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और जब नाजी सेना की पराजय हुई, आप लोग यूट्यूब वगैरह में या विश्व इतिहास पर सबसे बढ़िया अगर बुक पढ़ना चाहते हैं
तो डॉक्टर प्रवीण झा बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको आप, उनकी किताब भी आती है, हाँ, और ख़ास करके कई सारी किताब उनकी है, तो आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो विश्व इतिहास की बहुत सारी जानकारियों को आपको पता चलेगा। तो बर्लिन की नाकेबंदी 1948 में हो गई, और सोवियत, आप यह देखेंगे कि किस तरह से सोवियत संघ की लाल रेड आर्मी ने, हाँ, नाजी जर्मनी को पराजित किया और हिटलर को समाप्त करके जर्मनी को नाजियों से मुक्त किया। ठीक, यहाँ पर सबसे पहली घटना आ जाती है सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन को चारों बगल से घेर लेना, और इसके कारण से यूएसए में तनाव की स्थिति आना, और दोनों देश पहली बार दोनों देश बर्लिन में ही आमने सामने हुए अपने अपने शक्तियों को परीक्षण करने के लिए, और यहाँ से शीत युद्ध की जो भीषण शुरुआत होती है, तनावपूर्ण स्थितियां जो बनती है, वह आगे हर घटनाओं के साथ बढ़ती ही चली जाती है। ठीक, और उसके बाद बर्लिन की नाकेबंदी के बाद हुआ क्या कि जर्मनी का विभाजन हो गया। जर्मनी का विभाजन क्या हो गया कि जो कि कैपिटलिस्ट थे, यूके, यूएसए और फ्रांस, इसने क्या किया, पश्चिमी जर्मनी को अलग करके वहां पर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना कर दी। जो पश्चिमी जर्मनी ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में थे, उन सभी को एक साथ मिलाकर ब्रिटेन ने क्या किया, संघीय गणतंत्र की स्थापना कर दी। इसके जवाब में सोवियत संघ का मानने वाला था, पावरफुल तो वो भी था, हाँ, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि पूर्वी जर्मनी को अलग करके जर्मन प्रजातंत्र गणराज्य की स्थापना कर दी, और इस प्रकार से जर्मनी का दो भागों में विभाजन हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में। कोई दिक्कत नहीं। आगे यह तनाव का सिलसिला भी खत्म होता, लेकिन इससे पहले नई चीजें आ गई। हाँ, कैपिटलिस्ट गुट ने, पूंजीवादी गुटों ने, अमेरिका के नेतृत्व वाले गुटों ने क्या किया, एक सैन्य संधि कर दी, हाँ, नाटो। ठीक, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और यह एक सैनिक संगठन था। ठीक, और इसकी ये गठन हो गया कब, 4 अप्रैल 1949 को, और नाटो पर भी विस्तार से बातचीत होगी, अभी खाली हम लोग इस चरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था, वह था पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के वैचारिक प्रसार को रोकना। तो इस कारण से अब दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के बीच, पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों के बीच केवल अब वैचारिक लड़ाई ही नहीं हो गई, बल्कि अब सैनिक संगठनों के माध्यम से एक दूसरे के शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास किया जाने लगा, जिससे कि दोनों गुटों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इतना होना था, हाँ, कि उसके बाद हुआ क्या, अक्टूबर 1949 में, 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चाइना अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसकी भी जानकारी मिलेगी आपको वीडियोज में कि कैसे चाइना में स्वतंत्रता आंदोलन चला, और किस प्रकार से चाइना में राजवंश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यूएसएसआर ने और यूएसए ने किस प्रकार से वहां पर दो गुटों को सपोर्ट किया। और उसी का नतीजा यह निकला कि 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट चाइना का उदय होता है विश्व इतिहास में, लेकिन यह सोवियत संघ का सपोर्ट लेता है। हाँ, और इसके जवाब में यूएसए क्या करते हैं, चियांग काई शेक के नेतृत्व में, हाँ, ताइवान को, हाँ, मान्यता दे देते हैं, और उसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता देते हैं। कम्युनिस्ट चाइना को यूएनओ में शामिल नहीं किया जाता है। इस कारण से अब तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई दोनों शक्तियों के बीच में। यह घटना के बाद फिर एक घटना ऐसा आ गया चाइना में, जैसे ही रशिया की कम्युनिस्ट आर्मी ने चाइना को कम्युनिस्ट चाइना बनाया, उसके बाद उसके सारे आर्मी को कोरिया में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, कोरिया जो था, कोरिया में कोरिया जापान का उपनिवेश था।
और यहाँ पर क्या कर दिया गया कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी कोरिया का सपोर्ट कर रहा था कौन? यूएसएसआर, और दक्षिणी कोरिया का सपोर्ट करने लगा यूएसए। और इस स्थिति में कोरिया का भी विभाजन हो गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के रूप में। और कोरिया युद्ध में भी दोनों देशों की बीच में तनावपूर्ण स्थिति काफी बढ़ गई। और इस जगह पर आप देखेंगे कोरिया युद्ध में, अलग से हम बात करेंगे उस पर, कि भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और किस प्रकार से भारत की इस भूमिका ने भारत को गुटनिरपेक्ष का एक निर्विवाद नेता बना दिया। पहला चरण के अंतिम घटना में हम आते हैं कि 1951 में यूएसए क्या करता है? जापान के साथ एक संधि कर लेता है। ठीक, जबकि जापान तो दूसरे गुट में शामिल था, धुरी राष्ट्र में शामिल था। और जापान पर इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए के द्वारा बम भी गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन उसके बाद जापान का अमेरिका के साथ समझौता करना, यह कहीं न कहीं यूएसएसआर को नागवार गुजरा और इससे सोवियत संघ काफी नाराज हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति आगे बढ़ती चली गई। तो पहले फेज में ये सब सारी घटनाएं हुई। इन सब सारी घटनाओं को जब आप बढ़िया से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वर्तमान समय में जो दो देशों के बीच की आपसी संबंध होते हैं, उनका पृष्ठभूमि आप अगर जान जाते हैं तो वर्तमान समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को समझना कोई भारी चीज नहीं है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं शीत युद्ध के सेकेंड फेज में, दूसरे चरण। शीत युद्ध का जो दूसरा चरण चलेगा वो 1953 से 58 के बीच चलेगा। और आप देख सकते हैं कि हर चरण के बीच में होता क्या है कि कुछ कुछ समय ऐसा आता है जब दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव की स्थिति कम हो जाती है और विश्व में एक शांति व्यवस्था का एक छोटा सा समय आता है। उसे दातांत कहते हैं या शीत युद्ध में शिथिलता कहते हैं। उस पर भी आगे बातचीत होगी, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं आगे सेकेंड फेज के बारे में, दूसरा चरण के बारे में, जो कि 1953 से 58 के बीच चला था। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला जो घटना होता है वह है हिंद चीन इंडो साइनो पेनिनसुला होती है एक। आप मैप में चेक करेंगे, उस मैप पर भी दिखाएंगे आपको। तो हिंद चीन का प्रश्न पर क्या हुआ, दोनों यूएसए और यूएसएसआर के बीच तनाव फिर से बढ़ने शुरू हो गए। हिंद चीन जो था वो फ्रांसीसी उपनिवेश था और उससे फ्रांसीसी उपनिवेश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंद चीन की जनता ने वहां आंदोलन शुरू कर दिया। तो हिंद चीन की जनता के साथ में सोवियत संघ आ गया, लेकिन फ्रांस के साथ में अमेरिका आ गया। अब दोनों के बीच में वहां जो तनाव पैदा होगा वह शीत युद्ध के तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। लोगों के बीच में डर इस कदर समा जाएंगे कि लोग अनुमान लगाना शुरू कर देंगे कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होगा या फिर से कहीं न कहीं परमाणु बम गिरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन दोनों देशों ने अपनी समझदारी से किसी भी तरह से इसे शीत युद्ध ही रहने दिया। इसका रूपांतरण विश्व युद्ध में नहीं हुआ। ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी उस समय में। इसी समय में हुआ क्या कि सैनिक संगठनों का निर्माण होने लगा अलग अलग क्षेत्र में। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि आपने पहले देखा कि नाटो की स्थापना हो गई। इससे क्या किया अमेरिका ने, नॉर्थ अटलांटिक और वेस्टर्न यूरोप में जितने भी देश थे उन सभी को अपने सहयोगी के रूप में शामिल कर लिया। और उसमें यह कहा गया कि कोई भी किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई शत्रु देश आक्रमण करता है तो संगठन के सभी देश उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। इससे तनाव और बढ़ने लगा। दूसरा चरण में हुआ क्या कि नाटो के बाद सीटो, सेंटो, ये सब जो है सैनिक संगठन बनने लगा। और जिसके जवाब में रसिया ने क्या किया कि वार्सा पैक्ट नामक एक संधि बनाया। ठीक, वार्सा पैक्ट नाम से। अब ये सैनिक संगठन के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच
दोनों गुटों के बीच भीषण तनाव बढ़ गया। यह तनाव दूसरे चरण में सबसे खतरनाक स्तर पर तब आता है जब 1956 में मिस्र के शासक अब्दुल नासिर ने क्या किया, स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने की देरी थी कि इस पर क्या हुआ कि मिस्र पर इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल की संयुक्त सेना ने आक्रमण कर दिया मिस्र पर कि स्वेज नहर का भाई राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उन लोगों को काफी नुकसान होता, क्योंकि इसी नहर के माध्यम से वे लोग पूरे एशिया और अफ्रीका के बीच में अपना व्यापार चलाते थे। तो मिस्र के द्वारा स्वेज नहर को अपने अंदर ले लेने से इन लोगों को भारी नुकसान होता, जिस कारण से उस पर अधिकार जमाने के लिए 56 में क्या किया गया, आक्रमण कर दिया गया, जिसका कि सोवियत संघ ने तीखा विरोध किया, क्योंकि उस सोवियत संघ को भी यह पता था कि अभी मध्य एशिया आने वाले समय में विश्व राजनीति का एक खेल का अड्डा बनेगा। इसीलिए इस स्थिति में इस सभी गुटों को मध्य एशिया से और अफ्रीका से बाहर रखने में ही फायदा है, और इसी कारण से सोवियत संघ ने स्वेज संकट पर उन पूंजीवादी गुटों का भरपूर विरोध किया, और इस विरोध के कारण हुआ क्या, दोनों गुटों में तनाव बढ़ना था, बढ़ते चला गया। ये तनाव है क्या, कम होता ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरा चरण। इसमें बड़ा जबरदस्त घटनाएं सब हुई है। एक घटना होती है U2 विमान कांड, ये 1960 के आसपास में लगभग होता है। इसी 1960 के आसपास में एक सम्मेलन भी होने वाला है, पेरिस शिखर सम्मेलन। पेरिस शिखर सम्मेलन में दोनों गुट के नेता आपस में मिलते और अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए बातचीत होने वाली थी। लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि एक U2 नामक विमान जो कि अमेरिका का था, वह रसिया के क्षेत्र में घूमते हुए और फोटोग्राफी करते हुए पकड़े गए। काफी चेतावनी के बाद भी जब विमान नीचे नहीं उतरा तो रशियन सैनिक ने U2 विमान को रॉकेट के माध्यम से मारकर उसके पायलट को जिंदा पकड़ लिया, और उसके पायलट यह स्वीकार कर लिए कि अमेरिका का यह विमान सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए उसकी सीमाओं में घुसा था। और जब इस बात को लेकर सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका को माफी मांगने के लिए कहा, तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। साथ ही यह कहा कि साम्यवादी रसिया में बहुत सारी ऐसी सामाजिक चीजें हैं जो कि गुप्त रखी जाती है, इसीलिए अमेरिका आगे भी उनकी गुप्त कार्यवाहियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी जासूसी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। इतना कहने भर की देरी थी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, और इस U2 विमान कांड का जो असर है, प्रभाव है, वह पेरिस शिखर सम्मेलन पर देखने को मिला, जो कि 1960 में होना था, नहीं हुआ। और इस सम्मेलन में हुआ क्या कि क्रुश्चेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर से हाथ भी नहीं मिलाए, हाथ मिलाने से इनकार कर दिए। और यहाँ तक नहीं, बल्कि आइजनहावर को जो सोवियत संघ ने निमंत्रण पत्र दिया था कि भाई साहब आप यूएसएसआर आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, तो क्रुश्चेव बोला भाई साहब अब आप नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है। इससे हुआ क्या कि यह तनाव और ज्यादा दोनों देशों के बीच बढ़ते चला गया। और आइजनहावर के बाद जब कैनेडी राष्ट्रपति बनते हैं तो यह इनके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के बीच तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अमेरिका के कुछ राष्ट्रपति को देखेंगे कि उनकी नीतियाँ किस प्रकार से वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने में कामयाब होगी। और तीसरे चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। यहाँ पर जो राष्ट्रपति बन गए थे वो बन गए थे फिदेल कास्त्रो। और क्यूबा मेक्सिको की खाड़ी में एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के बहुत करीब है, और इसने अपने आप को साम्यवादी घोषित कर दिया।
और इसके सपोर्ट में आ गए यूएसएसआर। ठीक, अब यूएसएसआर ने क्या किया कि क्यूबा में एक मिसाइल को वहां स्थापित किया, और उसका तर्क था कि क्यूबा जो साम्यवादी क्यूबा है उसकी सुरक्षा के लिए, अमेरिका से सुरक्षा के लिए क्यूबा में मिसाइल का स्थापना आवश्यक है। जबकि यूएसए का कहना था कि क्यूबा में यूएसएसआर के द्वारा मिसाइल स्थापित करने का मतलब है कि अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करना, और यह घटना दोनों देशों के बीच इतना ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया कि लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक यह मानते थे कि अब तीसरा विश्व युद्ध पुनः शुरू होगा, फिर हो सकता है एटम बम गिरेंगे, फिर मानव सभ्यता पर संकट आएगी। लेकिन हुआ क्या कि दोनों देशों के जो उस समय में लीडर्स थे वो इस तनावपूर्ण स्थिति को बखूबी समझे, और उन दोनों ने समझदारी पूर्वक निर्णय लेते हुए इन तनाव को खत्म करने का निर्णय लिया। और इस तरह से तीसरा विश्व युद्ध, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट से उत्पन्न होने वाला था, वह तीसरा विश्व युद्ध होने से रुक गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों शक्तिशाली गुट, पूर्वी गुट जिसमें कि साम्यवादी रशिया थे नेता के रूप में, पश्चिमी गुट जिसमें कि पूंजीवादी अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, किस प्रकार से वह किन किन घटनाओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच तनाव उभरते चले गए, बढ़ते चले गए, और वैश्विक शांति में खतरा उत्पन्न होने लगा, और दोनों देशों की वैचारिक लड़ाई इस कदर से आगे बढ़ गई थी, ऐसा हमेशा महसूस होता था। अब यह दोनों देश अपनी वैचारिक लड़ाई को कहीं सैनिक लड़ाई में परिवर्तित ना कर दे, यही भय, यही आशंका जो थी विचारों की लड़ाई की, इसी को ही हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक, तो आगे की वीडियोज में हम बने रहिएगा। आगे की वीडियोज में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसी शीत युद्ध के समय का ही एक टर्म आता है गुट निरपेक्षता। अगला वीडियो हम लोग गुट निरपेक्षता पर काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों गुटों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए नव स्वतंत्र देश भारत किस प्रकार से गुट निरपेक्षता की नीति पर चलते हुए दोनों देशों के किसी भी अमानवीय कार्यों में शामिल न होकर दोनों देशों से लाभ उठाकर भारत की अर्थव्यवस्था और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया।